हेलो मेरे क्लास 11 के दोस्तों। हाँ, ये आप ही को हेलो बोल रहे हैं और पूछ रहे हैं कि सोशियोलॉजी के बुक 2 को आप फॉलो कर रहे हो ना। हमने चैप्टर 1, 2, 3 के वीडियोस बना दिए हैं और चैप्टर 4 में हमने पार्ट 1 में देखा और पार्ट 2 में देखा और आज बारी है पार्ट 3 में, जहाँ हम बात करेंगे विख्यात सोशल साइंटिस्ट एमिल डर्कहाइम के बारे में। एमिल डर्कहाइम, आपने प्रक्रियावादी फंक्शनलिज्म स्कूल को सुना होगा, जिसका जो क्या था कि समाज में ताना बाना बना रहता है, लोग एक साथ रहते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, इसी को फंक्शनलिज्म कहते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को बनाया एमिल डर्कहाइम ने। उन्होंने समाजशास्त्र को एक स्ट्रक्चर दिया और इसकी ही इनकी बहुत बड़ी श्रेय मानी जाती है। तो इन्होंने कैसे किया ये सारा काम, ये सारे कॉन्सेप्ट्स कैसे निकाले, इसके बारे में भी चलो हम जानते हैं। बट पहले हमें जानना पड़ेगा कि उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि पेरिस यूनिवर्सिटी में वो सबसे पहले प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी बने थे। साल था 1913। इससे पहले सोशियोलॉजी नाम का कोई डिसिप्लिन ही नहीं था। याद रखना 1913 जब ये और वो पहले प्रोफेसर बने। और सेकंड अचीवमेंट उनका ये था कि उन्होंने बताया समाजशास्त्र अमूर्त तत्वों का विज्ञान है। इट डील्स विथ इंटेंजिबल एलिमेंट्स। जो नेचुरल साइंसेज हैं वो क्या करते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब टेंजिबल एलिमेंट्स से डील करती हैं, जो मूर्त चीज़ें हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। और सोशियोलॉजी क्या करती है, ये डील करती है मानव के विचार, नीतिबोध, अवधारणाएं, धारणाएं, ह्यूमन थॉट्स, मोरालिटी, कॉन्सेप्शंस, एटीट्यूड्स, परसेप्शंस, इन सब के बारे में वो बात करती हैं। तो ये जो अमूर्त अवधारणाएं हैं सोशल साइंस की बेसिस, इसको एक बार फिर से समझते हैं। टेक वन एग्जाम्पल, अ ग्रुप, एक संगठन। ये एक संगठन है। आर यू श्योर? आर यू एब्सोल्युटली श्योर? देखो, हम संगठन को नहीं देख सकते, ये अमूर्त है, ये अनटेंजिबल है। तो हम जिसको देख रहे हैं वो है मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। हम ग्रुप को नहीं देख रहे हैं, हम ग्रुप के मेंबर्स को देख रहे हैं। संगठन को नहीं, संगठन के सदस्यों को देख रहे हैं। संगठन कहाँ देख रहे हो आप? ये तो मेंबर्स हैं उनके। संगठन इज़ अ बिहेवियर। एक और एग्जाम्पल लो, टीम इंडिया। देखो, टीम इंडिया भी एक अमूर्त कॉन्सेप्ट है। आज की टीम इंडिया ऐसी है तो कल की टीम इंडिया कुछ और होगी, और कुछ इसके साथ कुछ और कॉन्सेप्ट जुड़ी है। जब हमारी टीम जीतती है, बहुत बढ़िया करती है, और पूरे स्टेडियम में लोग चिल्ला रहे हैं इंडिया इंडिया, फ्लैग उड़ा रहे हैं, तो देश की एक भावना जो है वो एक बहुत तेज़ी से सामने आती है। पर ये देश की भावना, ये तो अमूर्त चीज़ है ना, इसको तो आप पकड़ नहीं सकते। जब हम कोई प्लेयर बहुत बढ़िया खेलते हैं तो हम क्या कहते हैं, वेल डन, बहुत अच्छा खेल रहे हो, तो उसमें हम उसको और उत्साहित करते हैं, उसको और प्रोत्साहित करते हैं। पर कोई मटेरियल चीज़ देकर तो नहीं कर रहे हैं, ये केवल उसको एक उसका जो करेज है, उसका जो एनर्जी है, उसको हम बढ़ा रहे हैं। तो टीम इंडिया जो है ये केवल खिलाड़ियों का संगठन ही नहीं, इसके साथ अनेक अमूर्त भावनाएं जुड़ी हुई है। इट रिप्रेजेंट्स मैनी इंटेंजिबल आइडियाज़। तो ये इंटेंजिबल चीज़ जो है, जो अमूर्त है, हाउ डू वी स्टडी इट? इसका अध्ययन ही कैसे करें और एनालिसिस भी कैसे करें? चलो देखते हैं इसको। समाजशास्त्र की खासियत है कि दूसरे क्षेत्रों की तरह इनका जो हमें अध्ययन करना है तो हम इनकी बिहेवियर को देखते हैं। बिहेवियर देखकर हम इसका सत्य स्थापन कर सकते हैं। लाइक अदर साइंसेस, सोशल साइंसेस एस्टैब्लिशेस द ट्रूथ ऑफ दिस कॉन्सेप्ट्स थ्रू एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशंस ऑफ देयर बिहेवियर। बिहेवियर देख के, जैसे अभी हमने बोला खेल का उत्साह, जब क्रिकेटर बहुत अच्छा खेल रहा है तो सारी ऑडियंस एकदम शोर मचा रही है, जो उसको वाओ, वेल डन, कीप इट अप, और बढ़िया करो, वो तालियां बजा रही है, इंडिया बोल के चिल्ला रही है। तो इससे वो क्रिकेटर और प्रोत्साहित हो रहा है और एनर्जाइज्ड हो रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं, खेल का उत्साह जो है ये तो इंटेंजिबल है, पर उसके बिहेवियर को देखकर क्या क्या चीज़ करके लोग खेल का उत्साह बढ़ाते हैं, उसको ऑब्जर्व करके हम सोशल साइंस में देखते हैं। आप समझ गए इस चीज़ को ना? अच्छी तरह समझ गए? अगर समझ गए तो ये दो उपलब्धियों को एक बार फिर से देख लो। तो चलो अब हम देखते हैं दुर्कहाइम के बारे में कुछ और चीज़ें। दुर्कहाइम का जन्म और परवरिश फ्रांस में एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पापा धर्मगुरु थे, जिनको रबाई कहते थे। नॉर्मली धर्मगुरु का बेटा वो भी धर्मगुरु ही बनता है, उसको वही पढ़ाया जाता है। लेकिन 1876 में दुर्कहाइम ने कहा कि मैं धर्म से सारा नाता छोड़ रहा हूँ, मैं तो नास्तिक हूँ। अपने को नास्तिक तो बोल दिया, धर्म से नाता भी छोड़ दिया, लेकिन उनके मन में जो धर्म ने नीति बोध, मूल्य बोध, वैल्यूज़, मोरालिटी, ये सारी इन्फ्लुएंसेस को वो उनके अंदर बहुत भरी हुई थी, और इन्हीं इन्फ्लुएंसेस ने उनके काम को बड़ा प्रभावित किया। तो दुर्कहाइम की जो फिलॉसफी थी, चलो अब हम उसको देखते हैं। सबसे पहले वो कहते थे
कि समाज केवल एक मानवों का संगठन नहीं है, एक ग्रुप में केवल कुछ लोग एक साथ मिलते हैं उससे ग्रुप नहीं बनता। संगठन पर लागू होते हैं बहुत सारे नियम और कानून, एक बड़ा सा ढांचा रहता है नियम कानून का। जो लोग समाज में बने रहना चाहते हैं वो इन नियम कानून का पालन करते हैं, जो नहीं करते उनको समाज से निकाल दिया जाता है। हर समाज में नियमों का एक आचार संहिता या कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है, इन नियमों का बना हुआ। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, एक समाज की जो आचार संहिता है, जो नीति है, वो दूसरे समाज के लिए फिट नहीं भी हो सकती है। एक समाज के लिए वो बहुत वैल्यूएबल है, दूसरे समाज के लिए बिल्कुल ही वैल्यूएबल नहीं है। गॉट इट? ओके। सेकंड पॉइंट उन्होंने जो कहा, सोशल फैक्ट, ये सामाजिक तथ्य, ये क्या चीज़ है? ये व्यक्ति के बाहर है लेकिन उसके आचरण को बाधित करते हैं। इट इज़ एक्सटर्नल टू एन इंडिविजुअल बट कंस्ट्रेन्स हर और हिज बिहेवियर। कैसे? इन सोशल फैक्ट्स को बनाती है इंस्टीट्यूशंस, फॉर एग्जांपल लॉ, फॉर एग्जांपल एजुकेशन और रिलीजियन। और जैसे एग्जांपल आप देख लो, स्टेडियम में लोग खूब शोरगुल करके क्रिकेटर को उत्साहित कर रहे हैं। अब किसने इस बनाया, किसने इस रूल को बनाया? जितने लोग शोरगुल कर रहे हैं, जितना फ्लैग कर रहे हैं, नाच रहे हैं, क्रिकेटर उतना उत्साहित हो रहा है। किसी इंस्टीट्यूशन ने बनाया ना, किसी सोशल ग्रुप ने इसको बनाया ना, और यह बन गई एक परंपरा। एक और उदाहरण देख लो, मंदिर के बगल से जब हम गुजरते हैं तो आप देखोगे लोग ऐसा करते हैं ना? आप भी करते हो क्या? अब हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम बचपन से देखते आ रहे हैं, हमारे चारों तरफ सब लोग मंदिर के बगल से गुजरते हुए ऐसे करते हैं, तो एक परंपरा बन जाती है, हम भी इसको करते हैं। सोशल फैक्ट अब समझ गए? व्यक्ति के बाहर है पर उसके आचरण को बाधित करते हैं। कैसे बाधित करते हैं? क्योंकि हमारे धर्म के जो लोग हैं, हमारी शिक्षा के जो लोग हैं, हमारे जो कानून है, यही इन चीज़ों को प्रमोट करती है, इन सोशल फैक्ट्स को प्रमोट करती है, इसलिए हम भी उसे फॉलो करते हैं। समझ गए इस चीज़ को? थर्डली उन्होंने बताया समाज में श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। मतलब उन्होंने कहा कि समाज का, किसी भी समाज को अगर आप क्लासिफिकेशन करो, उसकी एक बेसिस होगी सामाजिक एकता या सोशल सॉलिडारिटी। ये क्या चीज़ है सोशल सॉलिडारिटी, सामाजिक एकता? देखते हैं। जो आदिम समाज थे, पुराने समाज थे, उनमें यांत्रिक एकता थी, मैकेनिकल सॉलिडारिटी, यानी कि जीवन यात्रा के लिए, अपने लाइफ को लीड करने के लिए सबको एक ही किस्म की एक्टिविटीज़ करने पड़ते थे। इस पिक्चर को देखो हर बंदा सिमिलर एक्टिविटीज़ कर रहा है ना। इसको कहते हैं व्यक्तिगत एकरूपता या मैकेनिकल सॉलिडारिटी। ये छोटे पॉपुलेशन में ये आपको काफ़ी देखने को मिलेगा। अगर कोई ये नहीं करना चाहता, इससे हटके कुछ करना चाहता है, तो बहुत छीछी होती है। क्यों कर रहे हो? बहुत सारे लोग उस पर उनको बहुत सारी बातें बोलते हैं। तो समरूप समाज में विषमता के प्रति लोग सहानुभूति नहीं रखते, वो सहिष्णु नहीं होते हैं, दे आर इनटॉलरेंट। ऐसे समाज में कुछ नीतियाँ बनती हैं, कुछ रूल्स बनते हैं जो बड़े दमनकारी होते हैं, बहुत रिप्रेसिव होते हैं। क्यों होती है रिप्रेसिव? ताकि कोई इस समाज के बाहर ना जाए, कोई डिविएट ना करे, कोई इसके रूल्स को तोड़े मोड़े ना करे। तो आधुनिक समाज जो है, मॉडर्न सोसाइटी जो है, ये है बिल्कुल डिफरेंट। इसमें है ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी या साअवयवी एकता। इसका मतलब क्या है? चलो इसको भी हम देखते हैं। पिक्चर को अच्छी तरह से देख रहे हो? बहुत सारे लोग हैं और सब अलग अलग काम कर रहे हैं, देख रहे हो ना? साअवयवी, और इसके लिए ज़रूरत होती है म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस। चलो इसको समझते हैं हम। कोई किसी काम में कुशल होता है तो कोई किसी काम में कुशल होता है। लोग अलग अलग काम करते हैं, सब अपने अपने काम में स्पेशलाइज्ड होते हैं। ये है एक डॉक्टर और ये है एक लॉयर। लॉयर का बीपी जब बहुत हाई होता है वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट करता है। और डॉक्टर को अगर कोर्ट में कोई केस करना होता है वो लॉयर का हेल्प लेते हैं। आप समझ गए ना कैसे दो ज़रूरत होने पर एक दूसरे की सहायता से पूरा काम निपटाते हैं। यही सहयोग प्रकार्यवाद का मूल मंत्र है, यही कोऑपरेशन फंक्शनलिज्म का बेसिस है। आधुनिक समाज में समान उद्देश्य वाले लोग स्वेच्छा से एक दूसरे के साथ मिलकर एक समूह बना लेते हैं, एक संगठन बना लेते हैं ताकि अपना काम हो जाए। उनके पास होती है एक कॉमन इच्छा, एक कॉमन डिज़ायर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग मकान बनाना चाहते हैं, अकेले अकेले वो अपना मकान नहीं बना पा रहे हैं, तो वो बनाते हैं एक कोऑपरेटिव सोसाइटी। सही है ना? वो अपनी ज़िंदगी के बेसिक जो ज़रूरत है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, इसके लिए एक दूसरे पे निर्भर हैं, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं और उससे एंगेजमेंट बढ़ती है। जितना एंगेजमेंट बढ़ता है उससे हमारा अच्छी तरह से काम निकल जाता है। तो जो अकेला कर नहीं पा रहा था, एक ग्रुप में किया, तो उन्होंने ज़मीन खरीदी, बिल्डिंग बनाई, सबको अपना अपना घर मिल गया। तो ये था टोटल इंटरडिपेंडेंस और इंटरैक्शन की वजह से सबकी अलग अलग स्पेशलाइजेशन थी। पर कोई बंदा
एक दूसरे के जीवन में इंटरफेयर नहीं कर रहा है। उन्होंने मकान बनाया, रह भी रहे हैं एक जगह पर सब अलग अलग रह रहे हैं, कोई एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करते। और आधुनिक समाज का एक और पॉइंट है कि इसके जो कानून होते हैं ना, ये रेस्टिट्यूटिव होते हैं, क्षतिपूरक होते हैं, दमनकारी नहीं होते। क्योंकि आधुनिक समाज चाहता है कि आधुनिक समाज में कानून चाहता है कि व्यक्ति को सुधारना है, उसको दबाना नहीं है। तो सामाजिक एकता में हमने दो टाइप के सामाजिक एकता देखे, एक तो यांत्रिक एकता और दूसरा सह-अवयवी एकता। सही है ना? इज़ इट ओके? दुर्खाइम ने कहा कि ये दोनों ही सामाजिक तथ्य हैं, ये व्यक्ति के बाहर रहते हैं पर उसके व्यवहार को पूरा इन्फ्लुएंस करते हैं। तो डर्खाइम विजुअलाइज बोथ ऑफ दीज एज सोशल फैक्ट्स। करेक्ट? तो कुल मिलाकर हमने आज क्या क्या देखा, चलो इस पर एक नज़र डालते हैं। नंबर 1 हमने देखा, नंबर 2 हमने देखा और नंबर 3 हमने देखा। इसी को कहते हैं प्रकार्यवाद। तो सारांश में अगर आप देखो, एमिल डर्खाइम इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने कुछ नई अवधारणाएं दी हैं। सबसे पहले अमूर्त धारणाएं, इंटेंजिबल कॉन्सेप्ट्स के बारे बताया, फिर सोशल फैक्ट के बारे बताया, फिर उन्होंने मैकेनिकल ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी के बारे में बताया, डिवीज़न ऑफ लेबर बताया, डिवीज़न ऑफ लेबर के बारे में बताया। सही है ना? तो ये सारी चीज़ों को मिलाकर जो उन्होंने बताया, इसी से बना है फंक्शनलिज्म स्कूल। इसको आप अच्छी तरह से समझ गए हो? वेरी गुड। अगले वीडियो में हम समाजशास्त्री मैक्स वेबर के बारे में जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसे कोशिश।